दोस्तों नमस्कार। यह रोमांटिक स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर है। अगर आप लोग कहानी सुन रहे हैं और कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों कहानी स्टार्ट करते हैं। मित्तल मेंशन में सभी फैमिली के जाने के बाद कृष्णा दीवान जी ने देवसेजल को भी उनके रूम में भेज दिया। दीवान जी सब कामों से फ्री होकर रूम में पहुंचे तो देखा कृष्णा ड्रेसिंग के आगे बैठी अपनी चूड़ियाँ खोल रही थी। दीवान जी एक नज़र उन पर डाल बेड से अपने कपड़े उठा वॉशरूम में चले गए। थोड़ी देर बाद जब वो चेंज करके बाहर आए तो उन्होंने कृष्णा जी को उसी पोजीशन में बैठे देखा। वो परेशान हो अपने हाथ से पकड़ा सूट वहीं सोफे पर डाल फुर्ती से उनकी तरफ आते हैं और साइड में रखी चेयर खींच उनके पास बैठ। जैसे ही उन्होंने कृष्णा जी के हाथों को पकड़ उनके कंधे को हल्का से दबाया, कृष्णा जी हड़बड़ाकर उनकी ओर देखकर कहती हैं, आप कब आए? दीवान जी उनके चेहरे को अपनी गहरी अंजुरों से देखते हुए कहते हैं, आप में इतनी खोई हुई हैं कृष्णा की मैंने रूम में आकर चेंज भी कर लिया, लेकिन आज आपको मेरी आहट भी सुनाई नहीं दी। कृष्णा उनके नज़र चुराते हुए कहती हैं, जी वो ये चूड़ियाँ नहीं खुल। दीवान जी बीच में ही उनके हाथों को पकड़ कृष्णा जी की तरफ करते हुए गहरे स्वर में कहते हैं, आपके हाथ में कितनी चूड़ियाँ हैं, एक बार देखिए तो सही। कृष्णा जी अपनी कलाई को खाली देख सकपकाते हुए कहती हैं, जी वो। दीवान जी अपने अंगूठे से उनका चेहरा ऊपर करके कहते हैं, ऐसी भी क्या बात आपको परेशान कर रही है जो आप मुझसे झूठ पर झूठ बोल रही हैं? क्या हुआ कृष्णा, किस बात को लेकर परेशान हैं आप? दीवान जी का नरम लहजा सुन कृष्णा उनके सीने से लग उन पर अपनी पकड़ मजबूत कर भावुक स्वर में कहती हैं, जी वो अंजू और देव को सेजल को लेकर पता नहीं जी क्यों भीतर से मन घबरा रहा है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ होने वाला है। कहीं मेरे देव सेजल की जोड़ी को किसी की नज़र न लग जाए। आपकी देव से कई बातों से कुछ घबराहट सी हो रही है। हमने उनके सालगिरह सेलिब्रेट करके कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया? मेरे बच्चों को किसी की हाय। दीवान जी कृष्णा की बात पूरी होने से पहले ही उनके मुंह पर हाथ रख गहरी नज़रों से देखने लगे। कृष्णा उनकी तरफ देख चिंतित लहजे में कहती हैं, पता नहीं जी क्यों जब से बच्चों के जीवन में ये खुशी के पल आए हैं मन कुछ ठीक नहीं लगता। ऊपर से गुरु जी की बातें मन को हर वक्त विचलित करती हैं। दीवान जी कृष्णा जी को अपनी बाहों में कसते हुए गंभीर आवाज़ में कहते हैं, कृष्णा एक बात मेरी याद रखना, होनी को कोई नहीं डाल सकता। जिसे जीवन में आना है वो हर हाल में आकर रहेगा, और अगर हमारे बच्चों के नसीब में खुशियाँ नहीं लिखी होंगी तो हम चाहें कितना भी एटी चोटी का जोर लगा लें उसे नहीं पा सकते। जो होना है वो हर हाल में होकर रहेगा। हम क्या डॉक्टर भी विधाता के आगे हार जाते हैं? बस इतना कहूँगा, अपने ईश्वर पर भरोसा करो। आप यदि इसी तरह सोच में डूबी रही तो ज़रूर अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। मैंने कहा था ना, हम कल गुरु जी के पास चल रहे हैं तो थोड़ा सब्र रखिए कृष्णा। आप तो मेरी ताकत हैं, यदि आप यूँ ही सहम गई तो मेरा क्या होगा? जबकि आप अच्छे से जानती हो मेरे लिए देव सेजल क्या मायने रखते हैं। जब मैं खुद को संभाले बैठा हूँ तो आप भी हिम्मत रखिए। दीवान जी गंभीर आवाज़ में कहते हैं, देव तो मेरा बहुत समझदार है कृष्णा, वो हर परिस्थितियों में खुद को संभाल लेगा। भले ही खुद भीतर से कितना भी दुखी हो, लेकिन अपने परिवार के सामने चेहरे पर कभी सिकन नहीं लाएगा। लेकिन सेजल को लेकर मुझे बहुत बड़ी चिंता है। अगर गुरु जी बाद में रत्ती भर की सच्चाई हुई कृष्णा तो ये बच्ची कैसे उसे फेस करेगी, ये सोचकर भीतर ही भीतर एक अनजाना सा डर लगता है। दीवान जी की बातें सुन कृष्णा भी चिंतित हो उन्हें कसकर कहती हैं, सुनिए जी, कल हम गुरु जी के पास जा रहे हैं अपने मन की तसल्ली के लिए। एक बार फिर उनसे खुलकर सब कुछ बात कर उनकी सलाह लेंगे। यदि मेरे बच्चों के लिए कोई पूजा या हवन भी करवाना पड़े तो मैं बस आपसे इतना कहूँगी, रोशनी की डिलीवरी से पहले हमें यह काम करना होगा। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों के रिश्ते पर कोई अनहोनी आए। दीवान जी कृष्णा का हाथ पकड़, पहले आप खुद को शांत रखिए कृष्णा, हमें बच्चों की हिम्मत बनना है, कमजोरी नहीं। परिवार की एकजुटता कब काम आएगी? हम साथ साथ हैं ना, फिर क्यों चिंता करती हैं आप?
हम सब मिलकर बच्चों को संभाल लेंगे। वो गहरी सांस लेकर ऊपर की ओर देखकर कहते हैं, हे प्रभु, मेरी दुनिया तेरे हवाले है। पूर्ण विश्वास है मुझे कि मेरे देव सेजल के जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी आजमाइश आए तो उनके रिश्ते पर कोई आँच नहीं आने देगा। उनके साथ फेरों के बंधन की डोर अब तेरे हाथ में है। कृष्णा, मुझे देव पर पूरा भरोसा है। वो हर हाल में सेजल को संभाल लेगा। फिर आप और मैं हैं उनके साथ। ड्रेसिंग पर रखे सोने के कंगन उठा उनकी कलाई में पहनाते हुए शिकायती लहजे में कहते हैं, आपसे कितनी बार कहा है, मुझे घर की लक्ष्मी की सुनी कलाई बिल्कुल नहीं चाहिए यार। इनकी खनक मुझे अपने घर में हल पर सुनाई पड़नी चाहिए। वो दोनों हाथों में कंगन पहना अपने होठों से हल्के से छू कर कहते हैं, अब दीवान मित्तल की सांसें बेहतर शोर कर रही हैं। आपको मैचिंग करना है, बेशक करिए कृष्णा, लेकिन अब आप इन कंगन को अपनी कलाई से नहीं उतारेंगी। और भावुक होकर कहते हैं, ये माँ की दी हुई पहली निशानी है आपके हाथों में। इन्हें जब सुबह शाम स्पर्श करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है माँ मेरे करीब है। माँ का दिया अनमोल खजाना है मेरे लिए, ये मेरे लिए। कृष्णा दीवान जी को भावुक देख उनके माथे पर अपनी मोहर अंकित करके कहती हैं, आपसे वादा है मेरा, अब आप मेरी कलाई इनके बिना कभी नहीं देखेंगे। चलिए उठिए यहाँ से, पहले अपनी मेडिसिन लीजिए, हम आपके लिए गर्म दूध। दीवान कृष्णा का हाथ पकड़ गहरे स्वर में कहते हैं, कुछ नहीं चाहिए मुझे कृष्णा, आज सिर्फ आपका समय चाहिए। साड़ी चेंज करके बेड पर आइए, फिर बातें करते हैं। कृष्णा हल्की मुस्कान लेकर कहती हैं, इसका मतलब सोने का मोड़। दीवान जी अपने हाथ से घड़ी उतारते हुए कहते हैं, 1% नहीं, अभी ढेर सारी बातें करनी है आपसे, वो भी अपने पुराने अंदाज में, जैसे हम शादी के बाद रात को घंटों बात करते थे। आज वही पुरानी यादें ताज़ा करनी है। मॉर्निंग में गुड नाइट करेंगे। दो दो बहुएं हैं आपकी, कल की पूजा भाभी के साथ मिलकर वो संभाल लेंगी। आप मेरे साथ ही रूम से बाहर निकलेंगी। कृष्णा हंसते हुए कहती हैं, आप कभी नहीं सुधरेंगे। दीवान जी उनका मूड डाइवर्ट करने के उद्देश्य से कहते हैं, आज बिगड़े भी हैं मोहतरमा तो आपको देख कर ही, वरना दीवान मित्तल जैसा सीधा साधा किरदार तो दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आप अपनी आई विंग करते हुए कहते हैं, अब जल्दी आइए कृष्णा, अपने पुराने अवतार में। वो उन्हें चेंज करने का इशारा कर अलमीरा की तरफ बढ़ गए। दीवान जी अलमीरा खोल अपने लिए एक वाइन का पैक बना बेड पर आ गए। इतने में ही कृष्णा जी उनके पास आकर हल्की नाराजगी से कहती हैं, ये कोई टाइम है जी इसे पीने का। दीवान जी गहरे स्वर में कहते हैं, आपसे कहा है ना पुरानी यादें ताज़ा करनी है, तो आप भूल कैसे गई डार्लिंग। हमारी रात की शुरुआत इसी अंदाज में होती थी। हमने तो आपको पहले ही कहा था कि आज की रात हम आपके पहलू में थमना चाहेंगे। आप शिकायतें बंद करिए और हमारे पास आइए। इतना बोले एक हाथ से उनकी कलाई पकड़ अपने पास बेड पर बिठा लेते हैं और एक सिप गिलास से लेकर टेबल पर रख झट से कृष्णा के पैरों को सीधा कर अपना सर उनकी गोद में रख आंखें बंद करके कहते हैं, थोड़ी देर मसाज करिए कृष्णा बालों की। बहुत दिन हो गया यार इन लम्हों को जिए हुए। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे सुकून के पल जैसे कहीं खो से गए हैं। कृष्णा जी दीवान जी के बालों में अंगुलियां चलाते हुए कहती हैं, आंखें बंद कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। दीवान जी अपने हाथों को उनकी कमर पर लपेट उल्टे होकर लेट गए। दोनों आज बहुत टाइम बाद एक दूसरे के साथ अपना समय बिता रहे थे। थोड़ी देर बाद दीवान जी कृष्णा का हाथ पकड़ अपने पास लिटाते हुए खुद उनके करीब होकर गहरे स्वर में कहते हैं, कृष्णा अंजू की टेंशन मत लीजिए। रूही जी विजय जी की होते हुए हमारी बच्ची को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जानती हैं ना आप, रूही जी पिलर हैं हमारी बिटिया की। आपसे बस इतना कहूँगा कि घर के किसी भी मेंबर का अंजू के जीवन में दखल नहीं होना चाहिए। अगर उसे कोई परेशानी है तो मैं ज़रूरी नहीं समझता कि हम समधी जी और विनोद से कोई सवाल जवाब करें। ऐसा नहीं कि मुझे अंजू की परवाह नहीं, फिक्र है मुझे मेरी बच्ची की। लेकिन जहाँ तक मेरी नज़रों ने उसे स्कैन किया, मुझे नहीं लगता कोई बड़ा मैटर है। बचपन से उसे जानता हूँ, वो हर किसी की बात को दिल से लगा लेती है और आज भी उसके चेहरे के हाव भाव देख मुझे यही लग रहा है। फालतू की बातों को
दिल पर ले बैठी है। मुझे पूरी उम्मीद है विनोद और रूही जी इस मैटर को अपने तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अंजू जब तक हमें आगे से कुछ नहीं बताती, हमारी फैमिली से कोई उसके ससुराल वालों से सवाल जवाब नहीं करेगा। 2 रिश्तों में बंधे हुए हैं हम। मैं नहीं चाहूँगा कि छोटी छोटी बात पर दोनों परिवारों में अनबन हो, मनमुटाव हो। बेटियों के ससुराल वालों से रिश्ते की डोर बड़ी नाजुक और मर्यादित होती है। कोई ठोस कारण जाने बिना उंगली उठाना मेरी नज़र में गलत है। यही कहूँगा अंजू की टेंशन मत लीजिए, वो अपनी सासू मोम के आंचल में सेफ है। विनोद के रूप में उसे मजबूत कंधे मिले हैं। हमारी बच्ची पर आपके जमाई सा कभी कोई आँच नहीं आने देंगे। और ब्लाइंड फेथ है मुझे अपनी बेटी के ससुराल वालों पर। टाइम तो आपने हमारा बच्चों की बातों में निकाल दिया। हर बार हमारे अनमोल लम्हों में आपके बच्चे आ जाते हैं। इट्स नॉट फेयर बेबी। ये आप सरासर चीटिंग करती हैं अपने भोले भाले पति से। कृष्णा जी दीवान जी की आंखों में मस्ती देख उनकी गिरफ्त से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए कहती हैं, आपकी आंखों की शरारत कुछ और ही इशारा कर रही है मित्तल साहब। उसके लिए आज हम आपको सहमति नहीं देंगे। दीवान जी हल्की मुस्कान लेकर कहते हैं, आपका हर बार का यही किस्सा है बेगम साहिबा। अब तो हम आदी हो चुके हैं आपके नखरों के, बट आज आपको रियायत नहीं मिलेगी बीबी। आज आपके मित्तल साहब को आपकी पनाहों में बिखरना है। हाँ, ये वादा ज़रूर है आपको हमारी कैद से जल्द आज़ाद कर देंगे। इतना बोल अपना एक हाथ लंबा कर बेड की तरफ बढ़ा। रूम की लाइट्स ऑफ कर कृष्णा जी को अपनी बाहों में कसते हुए अपने होठों को उनके होठों से जोड़ अपने सुकून के लम्हों को जीने के लिए प्रेम पथ पर अग्रसर हो गए। दूसरी ओर देवल के रूम में तो प्रेम की फुहारें रह रह कर बरस रही थी। आज देव सेजल की पसंद की जगह बालकनी में झूले पर अपनी जान को बाहों में भरकर गर्म लिफाफ में बैठा प्रेम रुत का आनंद उठा रहा था। सर्दी की हल्की हल्की ठिठुरन और गर्म लिहाफ में चलते देव के सख्त हाथों और सुलगते लबों से सेजल की उफनती सांसों का सुर उस शांत वातावरण में देव के कानों में मिश्री सी घोल रहा था, जिससे वो और बेचैन हो उठा। देव सेजल की कॉलर बोन पर अपनी टंग से लिंकिंग करते हुए कहता है, जान मुझे छोड़ सभी ने आज आपको बहुत कीमती तोहफे दिए। अब बारी मेरी है, बोलिए क्या चाहिए आपको। आज आप मुझसे जो मांगेंगी वो आपको मिलेगा। सेजल नशीली आवाज़ में कहती है, आप हमारी लाइफ का सबसे कीमती तोहफा हैं देव। आपसे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। हमें सिर्फ आपका साथ और आपका भरपूर प्रेम चाहिए। इससे ज़्यादा की ख्वाहिश आपकी सेजल को नहीं। सेजल की बात सुन देव भाव विभोर हो गया। वो उसकी कलाई में खनकती चूड़ियों से खेलते हुए अपने होठों को उसकी गर्दन पर रख नशीले आवाज़ में कहता है, हाँ तो आजकल आप पर अपने देवर ननद का रंग चढ़ने लगा है। अपनी अंजू के जैसे बातें बनाना सीख गई हैं आप। लेकिन हम पुलिस वाले हैं, इतनी आसानी से आपकी बातों में नहीं उलझने वाले। इसलिए बातें मत बनाइए। जो पूछ रहे हैं आपसे उसका जवाब दीजिए। बताइए न जान, आज के इस खास अवसर पर आपको मुझसे क्या तोहफा चाहिए। देव के बार बार तोहफे के जिक्र को सुन सेजल उसकी ओर पलट देव की आंखों में देखते हुए कहती है, पतिदेव हमारा गिफ्ट आप पर उधार रहा। जब भी हमें लगेगा आपसे हमें कुछ चाहिए, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम आपसे उस वक्त तोहफा मांगेंगे। बस इतना याद रखिएगा कि आपको वो गिफ्ट हमें उसी पल देना होगा। अपना हाथ आगे करके कहती है, बोलिए मंजूर है। देव सेजल के हाथ में अपना हाथ रखकर कहते हैं, देव मित्तल अपनी जुबान का पक्का है जान। आपको जब भी अपने देव से कुछ चाहिए एक बार कहकर देखिएगा, देव हर हाल में आपकी ख्वाहिश पूरी करेगा। सेजल उसका हाथ कसकर अपने होठों से लगा हल्के से मुस्कुराकर कहती है, आपको खुद से ज़्यादा समझते हैं देव। आप हमारे बोलने से पहले हमारी आंखें पढ़ लेते हैं। सब कुछ है हमारे पास, इसलिए अभी कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। अब अंदर चलिए, रात बहुत हो गई है। गुड्डा को भी अब आराम की ज़रूरत है, हमारी भी कमर। सेजल की बात सुन देव के हाथ जहाँ थे वहीं ठहर गए। वो हौले हौले अपने हाथों को उसकी टमी पर घुमाते हुए कहता है,
क्लोरीना, बच्चे सॉरी, पापा भूल गए कि मेरी गुड्डा को निन्नी आ रही है। बस 2 मिनट, आपकी मम्मा को एक बार उनके हिस्से का प्यार कर दूँ, फिर रूम में जाकर पापा आपको इतना सारा प्यार करेंगे। इतना बोलते ही देव सेजल को आहिस्ता से झोले पर लेटा, खुद उसके ऊपर झुक उसे गहरी नजरों से देखते हुए अपने सुलगते लबों को उसके गर्म होठों से जोड़ देता है। एक लंबे लिप लॉक किस के बाद वो सेजल को अपनी गोद में उठा रूम में आ गया। बेड पर लेटते ही वो अपने होठों को बड़ी नजाकत के साथ सेजल के पूरे पेट पर घुमा, अपना चेहरा उसकी कमर से झूला, अपनी गुड्डा से बात करने लगा। शीतल मुस्कुराकर देव की बातें सुनते सुनते ही गहरी नींद में चली गई। सेजल की सांसों का शोर सुन देव हल्के से अपनी गर्दन घुमा उसकी ओर देखता है। सेजल को सोते देख वो फुर्ती से उसकी कमर से अपना चेहरा हटा, जैसे उसे ढंग से ब्लैंकेट से कवर कर खुद भी लाइट ऑफ कर सो गया। वृंदावन हाउस में गाड़ी सुबह के 7 बजा रही थी। विनोद जयपुर के लिए रेडी हो गया था। वहीं अंजू अभी भी नींद की आगोश में थी। सोफे पर बैठा विनोद अपना लैपटॉप और ज़रूरी फाइल चेक कर बैग में रखता है कि उसके फ़ोन पर रूही का कॉल आने लगा। वो टेबल से फ़ोन उठाकर कहता है, गुड मॉर्निंग मॉम, बस 5 मिनट में नीचे आया। रूही प्यार से कहती हैं, जल्दी आजा विनू, नीचे तेरे लिए सरप्राइज है। विनोद हल्की मुस्कान लेकर कहता है, आई नो वेरी वेल मॉम, आज डैड के हाथों की यम्मी कॉफ़ी पीने को मिलेगी। विनोद की बात सुन रूही भावुक हो गई। वो विजयकांत की तरफ देख गहरे स्वर में कहती हैं, बीनू अंजू। अपनी मोम की आवाज़ का भारीपन महसूस करते ही विनोद की नज़रें अंजलि पर ठहर गई, जो बेफिक्र होकर गहरी नींद में सो रही थी। वो उसे अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए कहता है, डोंट वरी मॉम, सी इज फाइन, गहरी नींद में है, उठाने का मूड तो नहीं है। विनोद सोफे से उठते हुए कहता है, बस मॉम आप ही आए, इतना बोल फ़ोन रख। अंजलि के बगल में बैठकर जैसे ही उसके सिर में हाथ फिराने लगा, अंजलि उसकी ओर पलट अपनी आंखें खोल देती है। विनोद को रेडी देख उसकी नजरें वॉल क्लॉक पर जा टकराई। घड़ी की सुइयों को देखते ही अंजलि फुर्ती से उठते हुए कहती है, ओह गॉड विनोद, आपके निकलने का टाइम हो गया और हम अभी तक सो। अंजलि विनोद को पुश करके अपने ऊपर से बेडशीट हटाते हुए कहती है, बस 2 मिनट रुकिए, हम अभी ड्राई क्लीन करके आते हैं, हमें टाइम से उठा देते विनोद उसकी कलाई पकड़ उसे गहरी नज़रों से देखते हुए सर्द आवाज़ में कहता है, अंजू आज ऐसे ही वॉशरूम में। उसकी बात भी पूरी नहीं होती कि अंजलि एकदम से विनोद का हाथ छोड़ बेडशीट से खुद को कवर करने लगी। विनोद उसे अपनी ओर खींचते हुए गोद में बिठाकर उसकी खुली लटों को चूमकर कहता है, गुड मॉर्निंग मेरा क्यूट बच्चा, बाद में अच्छे से नहाना अंजू, अभी थोड़ी देर मेरे पास यूं ही बैठी रहो, एक बीक का सुकून लेना है मुझे। उसके गालों को चूमते हुए कहता है, निकलने से पहले ही आज की मॉर्निंग वाकई गुड हो गई। अपनी एंग्री बर्ड का खूबसूरत रूप इन नज़रों में कैद हो गया। अब आराम से 7 दिन कटेंगे। अंजलि उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहती है, हनी क्या कर रहे हैं आप, सुबह उठते ही आप फिर शरारत शुरू हो गई आपकी। विनोद के हाथ बेडशीट में से ही अंजलि के जिस्म को नापते हुए उसके नाजुक हिस्सों पर मचल रहे थे, जिससे अंजलि की आंखें मदहोशी से बंद हो गई। वो लरजते हुए कहती है, बीनू हमें एक्साइटमेंट मत कीजिए, वरना हम आपकी खुमारी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कंट्रोल में रखिए अपने जज्बातों को। शर्मा साहब वैसे भी आगे के 7 दिन आपके रोमांस पर ब्रेक लगने वाला है। विनोद एकदम से परेशान होकर कहता है, अंजू तुम्हारी डेट, ओह गॉड, तुम इस समय अकेले कैसे मैनेज करोगी बच्चा, तुम्हारा प्रोजेक्ट और ऊपर से तुम्हारे पीरियड पेन। अंजलि विनोद को टाइट हक करते हुए कहती है, मॉम है हमारे पास विनोद, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप। इतना बोल उसके होठों को प्यार से चूमते हुए कहती है, आप लेट हो गए तो गाड़ी तेज भगाएंगे, इसलिए यहाँ की सारी टेंशन छोड़िए और अपने डील पर फोकस करिए, हम खुद का ध्यान अच्छे से रखेंगे विनोद उसके माथे को चूम उसे गोद में उठाकर वॉशरूम के गेट पर उतार कर कहता है, मैं ड्रेस निकालता हूँ, जल्दी से फ्रेश होकर आओ, साथ में नीचे चलेंगे। अंजलि नीचे उतर
विनोद की गालों को चूमकर कहती है, बस यूं गए और यूं आए। इतना बोल जल्दी से गेट लॉक कर देती है। विनोद अलमीरा से उसका कोट सेट निकालता है। अंजलि फुर्ती से फ्रेश हो सावर लेती है और वाथरोब पहने बाहर आकर बालों को टॉवल से पोंछते हुए कहती है, हनी बालों को सुलझाने में हेल्प करिए हमारी, जब तक हम अपनी ड्रेस। विनोद अंजलि की रौब खींचते उसके बदन से उसे अलग कर अंजलि को अपनी बाहों में लेकर टाई ढक कर खड़ा हो जाता है। अंजलि उसकी हार्डनेस से सिसकते हुए कहती है, बिनू लीव मी, हमारे सीने में पहन। अंजलि की बात सुनते ही विनोद अपनी पकड़ ढीली करके उसे गहरी नज़रों से देखते हुए अपने हाथों से उसकी उफनती धड़कनों को सहला, उन्हें अपने भीगे सुलगते लबों से चूम अंजलि को कोट सेट पहना, उसके गीले बालों को अपने हाथों से झाड़ते हुए एक क्लच लगा देता है और ड्रेसिंग के सिंदूर उठा अपनी चुटकी में लेकर उसकी मांग में लगा। माथे पर छोटी सी रेड बिंदी लगा अंजलि का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके पूरे चेहरे को चूम अपने गालों को उसके गालों से सटा धीमे स्वर में कहता है, खुद का और मॉम डैड का ध्यान रखना। मैं नीसू को बोल दूंगा, वो कल तुम्हें घर ले जाएगा, वहाँ आराम करना। अंजलि भावुक स्वर में कहती है, बिनू कहा ना, टेंशन मत लीजिए और आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं। हम अपने घर में मॉम डैड के साथ रहेंगे। उसकी गालों पर अपने लबों से चूम प्यार से कहती है, नीचे चलिए, मॉम डैड वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर विनोद उसे अपनी बाहों में लिए खड़ा रहा, फिर खुद को कंट्रोल कर अंजलि का हाथ थामे नीचे आता है। रूही दोनों को आते देख किचन की ओर बढ़ती। उससे पहले ही अंजलि विनोद का हाथ छोड़ सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आकर रूही को पीछे से हक कर भारी आवाज़ में कहती है, गुड मॉर्निंग मॉम, आई एम सॉरी। रूही जी की आंखें अंजलि का बचपना उसकी मासूमियत देख नम हो गई। वो उसकी ओर पलट उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से कहती हैं, सिर्फ गुड मॉर्निंग सुनना है बच्चा, मेरे घर में सॉरी थैंक यू जैसे भारी भरकम शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं, स्पेशली माँ बेटी के रिश्ते में तो कम से कम नहीं। अंजलि भाभू को खुश होकर कहती है, यस मॉम। वो रूही जी की गालों को चूम कर कहती है, लव यू मॉम। वो झट से विजयकांत के पास आकर सर झुकाते हुए कहती है, डैड। विजयकांत खड़े हो अपनी बाहें खोल कर कहते हैं, बच्चे गले नहीं लगोगी अपने डैड के। अंजलि अपनी नम आँखें पोंछ कर कहती है, बिल्कुल डैड, ये तो हमारा हक है। वो भागती हुई उनके गले लग फपक उठी। विनोद रूही की तरफ देखता है। रूही जी झट से अंजलि के पास आकर उसकी पीठ सहलाते हुए कहती हैं, अंजू बच्चे, बेनू के जाने का टाइम हो रहा है। यूँ आंसू बहाना। अंजलि उनकी बात पूरी होने से पहले अपने आंसुओं को पोंछ कर कहती है, मॉम डैडी खुशी के आंसू हैं। विनोद की तरफ देखकर कहती है, लव यू माय वृंदावन। पूरी फैमिली एक साथ हक करती है। नाश्ता करके विनोद सभी का आशीर्वाद लेकर दिल्ली के लिए निकल गया। अग्रवाल हाउस में राशि एक दूसरे की बाहों में गहरी नींद में थे। जैसे ही शीतल के मोबाइल पर 5 बजे का अलार्म बोला, वो राज की बाहों में कुनमुनाने लगी। उसके हिलने से राज की नींद खुल गई। वो खुद के फेस से ब्लैंकेट हटा शीतल पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगा। शीतल राज को पुश करके कहती है, राज छोड़िए, हमें 5 बज गए, हमें रेडी होने में टाइम लगेगा। राज अपनी आंखें खोल उसकी ओर देखकर कहता है, इतनी सुबह रेडी होकर कहाँ जाना है सोना? शीतल अपनी आंखें छोटी करके कहती है, कहाँ जाना है मतलब? रोज कहाँ जाती हैं सीपी साहब? राज करवट लेकर उसके ऊपर झुकते हुए गहरे स्वर में कहता है, आज संडे है और हमारी छुट्टी का आखिरी दिन, इसलिए चुपचाप आंखें बंद करो और सो जाओ। 8 बजे से पहले नीचे नहीं जाओगी तुम, सोना समझी? शीतल राज की बात सुन हैरानी से कहती है। उठते ही फिर शुरू हो गए आप। राज उसकी गर्दन पर अंगुलियों से खेलते हुए कहता है, मैं नींद में भी एक्टिव रहता हूँ सोना। और कुछ बोल दिया जब आराम करो तो सुनाई नहीं पड़ता। उसके ऊपर से हाथ हटाकर कहता है, अपना वॉशरूम जाकर आओ और चुपचाप सो जाओ। शीतल धीमे स्वर में कहती है, राज क्यों जिद कर रही हैं? वैसे भी अब नींद नहीं आएगी, आज घर पर हैं सब, ऐसे में हम इतना लेट नीचे गए तो। राज उसको अपनी बाहों में जकड़ते हुए
गहरे स्वर में कहता है, वो टेंशन मेरी है, तुम्हारी नहीं, समझी? माँ को कैसे क्या कहना है वो मैं देख लूँगा। तुमसे जितना बोला है सोना उतना करो। माँ को सब पता है, उनकी बहू को आराम की ज़रूरत है, इसलिए वो कुछ नहीं कहेंगी। बेड से उठकर देखो, चक्कर तो नहीं? शीतल मुंह बनाकर कहती है, थानेदार साहब, आप अपनी जिम वाली बॉडी हमारे ऊपर से हटाएंगे तब उठेंगे ना हम। राज शीतल की आंखों में देखते हुए कहता है, डोडो का वजन तो तुम्हें जिंदगी भर बर्दाश्त करना होगा सोना रानी। राज नशीली आंखों से शीतल को देख अपनी हथेलियों को उसकी धड़कनों पर जोर से प्रेस करके एक साइड लेट गया। राज के प्रहार से शीतल की आह निकल गई। वो अपनी नजरें झुका साइड से उतर खड़ी होती, उससे पहले ही राज ने उसे गोद में उठा लिया और उसे लेकर वॉशरूम की ओर बढ़ गया। शीतल फ्रेश होकर एक बार फिर राज से नीचे जाने की जिद करती है, लेकिन राज बाबू ने अपनी सोनपरी को इसकी इजाज़त नहीं दी और उसे अपने ऊपर लेकर सो गया। दूसरी तरफ अंकिता लड्डू के साथ अर्ली मॉर्निंग ही बाई रोड जयपुर निकल गई थी, क्योंकि एक इमरजेंसी के चलते उसे सेम डे रिटर्न होना था। इसलिए दिशांत अच्छा जी के कहने पर उसे जल्दी लेकर निकल गया ताकि आराम से पूरे दिन में शॉपिंग हो जाए। वहीं राजेंद्र जी ने पायल को अपने घर के ड्राइवर के साथ जयपुर रवाना कर दिया और खुद अपने ऑफिस निकल गए। उनके निकलते ही सुरेखा हॉल में बैठ एक सरसरी नज़र पूरे घर में डाल एक नंबर डायल कर हेलो